प्रत्याशी हेलीकॉप्टर से आए या पैदल आए, आज शिक्षा गर्त में चली जा रही है और सरकार तरक्की कर रही है। थोड़ी सी बाढ़ आई 2 दिन 4 दिन 8 दिन के लिए, हुआ क्या, 8 दिन का भोजन भी आम आवाम को नसीब नहीं हो। गुरु गोविंद सिंह के नाम पर कुछ भी किया जा सकता है, लेकिन सिर्फ गुरु गोविंद सिंह के नाम के आड़ में ये सरकार जो विकास का झूठा ढोंग रच रही है, ये उचित नहीं है। लेकिन इस सरकार को मूलभूत सुविधाओं से आम जनता के कोई मतलब नहीं है। को लगता है कि कोई सिटी स्मार्ट बन पाया, केवल नाम दे देने से वो स्मार्ट हो जाएगा। आज भी धरना पे बैठे हैं स्मार्ट मीटर के लिए लोग। नमस्कार, आप देख रहे हैं शौर भारत और मैं हूं आपके साथ अमित खत्री। हमारे खास मुलाकात में आज हमारे साथ खास मेहमान हैं। जी हां, कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं और पटना साहिब विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी। आइए हम उनसे बात करते हैं कि बिहार और पटना साहिब की क्या कुछ मुद्दे हैं। इन तमाम मुद्दों पर उनसे रूबरू होते हैं कि क्या कुछ करेंगे आगे चलकर। सर, सबसे पहले स्वागत है हमारे साथ। नमस्कार। पटना साहिब विधानसभा में आपने चुनाव लड़ा, किसी न किसी कारणवश आप चुनाव हार गए, जनता का आशीर्वाद उस तरह से आपको नहीं मिल पाया, कुछ ही अंतरों से वोट से आपने चुनाव हार गया। पर लेकिन चुनाव के पूरे दौरान कुछ लोग और वहाँ के जो स्थानीय लोग के माध्यम से आपको कहा गया हेलीकॉप्टर नेता, उस पर कहा गया कि आप उड़ के आए हैं तो वहाँ जीत नहीं पाएंगे। इस तरह के तमाम तरह के आरोप भी आपके ऊपर लगाए गए। पर लेकिन अब जबकि चुनाव के कुछ महीने हो चुके हैं, साल होने के बाकी है, ऐसे में आप अभी भी पटना साहिब जाते हैं, वहाँ की दुख दर्द को सहते हैं, दुख दर्द को देखते हैं। कोरोना काल में भी आप लोगों के बीच गए, क्या कुछ कहेंगे सर? हमारा राजनीति करने का उद्देश्य क्या है? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमको यह समझना चाहिए कि हमारा राजनीतिक उद्देश्य है क्या। हम अगर समाज सेवा को अपना रास्ता बनाए हैं ज़िंदगी का, तो राजनीति का उद्देश्य भी हमारा समाज सेवा ही है। तो जब पार्टी ने हमको वहाँ का उम्मीदवार बनाया, तो यह सोच कर बनाया कि ये वहाँ का प्रतिनिधि होगा और वहाँ के आम आवाम की सेवा करेगा। उस उद्देश्य से हम वहाँ आज भी जितने वोट हमको मिले हैं वो हमारे प्यार, हमारे मोहब्बत के लिए काफ़ी हैं। पटना साहिब की जनता के यह दिखाने के लिए कि वो हमें कितना पसंद करते हैं, कितना चाहते हैं। और किस तरह से चुनाव लड़ा गया, किस तरह से हार और जीत हुई, ये बताने की आवश्यकता आम आवाम को तो कम से कम नहीं है। ये लगातार वहाँ जनता के साथ छल किया जाता रहा है और इस बार भी उसी तरह का छल हुआ। और जनता चुनाव वहाँ हर समय जानती है कि हम जीत रहे होते हैं, लेकिन जीतते जीतते चुनाव हार जाते हैं। एक जीता हुआ प्रतिनिधि जो जनता के काम को करने के लिए चुना जाता है, वो अब तक क्या किया, इसको देखना आवश्यक है। शौर्य भारत के माध्यम से हम कहना चाहेंगे कि क्या वहाँ की समस्याओं के लिए उन्होंने कोई आवाज़ उठाई? क्या वहाँ के समस्याओं को कम करने का प्रयास किया गया? क्या जो जनप्रतिनिधि हैं उनका दायित्व तो नहीं बनता है कि आम जनता जो सोच रही है उस सोच के, उनकी भावनाओं के अनुरूप वहाँ का कार्य और वहाँ का विकास हो? इस विकास के रास्ते पर उन्होंने कौन सा कदम अभी उठाया है? और हम तो वहाँ के आवाम के दिल में बसना चाहते हैं और इसलिए हम वहाँ के आवाम की सेवा कर रहे हैं। पार्टी ने हमें वहाँ भेजा है, 5 साल तक वह सेवा हम वहाँ करेंगे। हेलीकॉप्टर प्रत्याशी पे जो आरोप लगा उस पर क्या कहें? प्रत्याशी हेलीकॉप्टर से आए या पैदल आए, नॉमिनेशन करने तो पटना साहिब में ही जाना था और नॉमिनेशन हमने किया। और नॉमिनेशन के बाद 15 दिनों में हमने बताया कि किस तरह से आम आवाम का दिल जीता जा सकता है। निश्चित रूप से उनको महसूस हुआ कि यह हमारा प्रतिनिधित्व करने के लायक है, तभी तो 80,000 लोगों ने हमें समर्थन दिया। 80,000 कोई मामूली वोट नहीं होता है। सर, पटना साहिब की समस्याओं की अगर बात करें तो सर वहाँ एक जिला अस्पताल घोषित किया गया, गुरु गोविंद सिंह अस्पताल है, पर लेकिन वो अभी भी अव्यवस्थाओं का शिकार है। वहाँ जीजीएस कॉलेज है, वहाँ अभी भी लोग वहाँ उस तरह का एडमिशन नहीं हो पाते, वहाँ उस तरह का जो सुविधाएं होनी चाहिए वो मिल नहीं पाती। सर, क्या कहेंगे? देखिए, उन सुविधाओं के लिए पूरी तरह से राज्य सरकार जिम्मेवार है और राज्य सरकार के साथ जो ये डबल इंजन की सरकार कहलाती है, उसके वहाँ के जनप्रतिनिधि उस पार्टी में शामिल हैं। और जिस तरह से वो जीते हैं, यही तो हमारा कहना है। दुर्भाग्य पटना साहिब का यही है, वो 80,000 से ऊपर वोट लाकर जीते हैं कि हमसे ज़्यादा वोट लाए और जीते। तो उनको तो ये मजबूती होनी चाहिए ना पटना साहिब की ओर से कि उतनी ज़्यादा मजबूती के साथ सरकार के पास सामने हम अपनी समस्याओं को रख सकेंगे। लेकिन वो क्या समस्या रखना चाहते हैं? न स्कूल है, बच्चियाँ जो पढ़ने जाती है उसके लिए स्कूल नहीं है, स्कूल की समुचित व्यवस्था नहीं है, ना कॉलेज है, गर्ल्स कॉलेज उस तरह से कि वो आराम से पढ़ सकें। दूर जाना पड़ता है पढ़ाई करने के लिए। स्कूलों का बहुत डिमांड है, लेकिन इन मुद्दों को छेड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों नहीं फ़ायदा है? क्योंकि ये सरकार का शिक्षा पर कोई ध्यान ही नहीं है। आप अच्छी तरह से विचार करें, देखें, सोचें तो यूनिवर्सिटी से लेकर स्कूल तक की शिक्षा का जो हाल है आज,
ऐसा हाल कभी पिछले 7 दशक में नहीं रहा। शिक्षा उत्तरोत्तर तरक्की की ओर जाते थे शिक्षा के माध्यम से। आज शिक्षा गर्त में चली जा रही है और सरकार तरक्की कर रही है। सरकार अपने साल दर साल गिनने में लगी हुई है। सर, गुरु गोविंद सिंह अस्पताल की स्थितियां जो बताई जा रही है, वहाँ के लोग, एक अनुमंडल अस्पताल है मात्र पटना साहिब में देखा जाए तो, फिर भी स्थितियां आज भी वो बदतर स्थिति में ही है। उस तरह का सुविधाओं का अभाव है वहाँ भी सर। गुरु गोविंद सिंह के नाम पर कुछ भी किया जा सकता है। अस्पताल जीर्ण है तो उसको संवारना सरकार का ही दायित्व बनता है। हम अगर चाहें भी तो बहुत कुछ नहीं कर सकते, लेकिन सरकार क्या करती है, विवाह के रात कोढ़ा का रोपण करती है। तो ये विवाह के रात कोढ़ा रोपण से काम तो चल सकता है, या अपना बचाव वो कर सकती हैं मीडिया के माध्यम से, आपके माध्यम से, कि हमने ये किया, लेकिन दरअसल वो भविष्य में सार्थक नहीं हो सकता आम आवाम के लिए। आज भी देखिए सामुदायिक भवन बनाया जा रहा है, करोड़ों रुपए की ज़मीन है माल सलामी में। जिस तरह से सामुदायिक भवन बनाया जा रहा है, आम आवाम उसके बिल्कुल विपरीत सोच रखती है, नहीं चाहती है कि वहाँ सामुदायिक भवन बने। क्योंकि जब भी गुरु गोविंद सिंह का पर्व होता है तो सारे स्कूल, कॉलेज, होटल, घर सब लोग दे देते हैं कि हाँ हमारा जगह जो है आप लोगों के रहने के लिए दिया जाता है। लेकिन सिर्फ गुरु गोविंद सिंह के नाम के आड़ में ये सरकार जो विकास का झूठा ढोंग रच रही है, ये उचित नहीं है। वहाँ के आम आवाम के सोच के अनुरूप वहाँ या तो शिक्षा का घर बनाना चाहिए या स्वास्थ्य के लिए अस्पताल बनाना चाहिए। लेकिन इस सरकार को मूलभूत सुविधाओं से आम जनता के कोई मतलब नहीं है। ये सरकार वैसी है कि म्यूजियम, पहले पुराने म्यूजियम को छोड़ कर नया म्यूजियम बनाती है, फिर पुराने म्यूजियम से नए म्यूजियम को जोड़ने के लिए अंडरग्राउंड अंडरपास बनाने का प्रयास करती है। ये विकास के नाम पर सिर्फ लूट करती है। ढोंग विकास का होता है। पटना साहिब सर बिजनेस को देखा जाए तो एक हब है, पटना मठसट्टा चौक। फिर भी जाम की जो समस्या है जो कि त्यों है सर, जाम की समस्या से लेकर दूर दूर के लोग वहाँ आ नहीं पाते, पहुँच नहीं पाते। इस पर तो कभी आवाज़ उठाना भी स्थानीय जनप्रतिनिधि उचित नहीं समझते। अगर देखा जाए, गौर किया जाए तो ये सबसे बड़ी समस्या है जिसके वजह से पटना साहिब का विकास संभव नहीं है। पटना साहिब पटना से पुराना शहर है। पटना मतलब पटना सिटी ही हुआ करता था, उसको सिटी बना के छोड़ दिया गया और पटना पटना हो गया। इस बात को समझने की ज़रूरत है। कभी वहाँ से सरकार संचालित हुआ करती थी, आज जो है वो जाम के जंग से टूटा जा रहा है। तो सरकार तो वहाँ कहती है कि मरीन ड्राइव बना दिए हैं, साइड वाले रास्ता बना दिए, गंगा जी वाला खचकला से आराम से लोग जाएंगे आएंगे। वो कहती है और करती है, दोनों में बड़ा फ़र्क होता है। वो कह रही है लगातार, और उस एक रास्ते से क्या विकास संभव है? उससे एक शौक़ पूरा हो सकता है, आम आवाम का एक अरमान पूरा हो सकता है कि हम जा सकते हैं। जैसा 4 लेन यहाँ से बख्तियारपुर जाना था मुख्यमंत्री जी को, तो कितनी जल्दी बन गया। क्या बख्तियारपुर से आगे का 4 लेन उतनी जल्दी नहीं बन सकता था? अब तक बनवाया है क्या? तो विकास का पैमाना आप किसको मानते हैं, कैसे मानते हैं, यह देखना ज़रूरी है। सर, अभी देखा जा रहा है वायरल बुखार लेकर सरकार बैठक कर रही है, दिशा निर्देश दे रही है, पर लेकिन जब स्थितियां जब आती है तो ज्यों का त्यों हो जाती है। आज भी एम्स, IGMS और PMCH, NMCH की बेडें फुल हो चुकी हैं। क्या कहेंगे सर? थोड़ी सी बाढ़ आई 2 दिन 4 दिन 8 दिन के लिए, हुआ क्या? 8 दिन का भोजन भी आम आवाम को नसीब नहीं हो सका। 8 दिन लग गए चालान कटने में। उसके बाद जो बिल पास हुआ होगा उसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो ये एक तरह से उत्सव है सरकार के लिए। सरकार उसे उत्सव के रूप में देखती है, कभी उसकी न पूर्व तैयारी करती है, न उसको रोकने के लिए, उसके रुकाव के लिए कोई प्रयास करती है। उसका प्रयास सिर्फ और सिर्फ तभी होता है जब बाढ़ आता है। उसके लिए एक प्रबंधन समिति है, आपदा प्रबंधन समिति। वो समिति का काम आपदा को रोकना नहीं है, बस आपदा में कैसे चालान पास हो वो करना है। तो वायरल बुखार को लेकर क्या सरकार हर मोर्चे पे विफल है? पूरी तरह से विफल है। हम तो कह रहे हैं कि हर साल जब ये होता है तो उसके बचाव के लिए कोई रास्ता तो ढूंढना चाहिए, उसके बचाव के लिए कोई उपाय तो करना चाहिए। वह उपाय करने में हमेशा सरकार विफल रहती है और हर बार वो समय से आता है और समय से जाता है। क्या बाकी बचे समय में कोई कुछ काम सरकार नहीं कर सकती? अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद फिर से रूबरू होंगे हम परवीन सिंह कुशवाहा जी के साथ।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं खास मुलाकात में प्रवीण सिंह कुशवाहा। आइए उनसे कुछ और बातों से उनसे बात करते हैं। सर, पटना साहिब और पूरे पटना को एक स्मार्ट सिटी देने जा रही थी मोदी सरकार, साथ में नीतीश सरकार ने भी कहा था पटना को स्मार्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, पेरिस की तरह बनेंगे, लंदन की तरह बनेंगी सड़कें यहाँ की। क्या लगता है बना सर? देश के 108 शहरों को स्मार्ट सिटी घोषित किया गया पहले राउंड में। अब दूसरे राउंड में तो पता नहीं और क्या क्या किया गया। आपको लगता है कि कोई सिटी स्मार्ट बन पाया? आप देख रहे हैं पूरे देश के सिटी की हालत को, देखिए क्या कर रखा है। केवल नाम दे देने से वो स्मार्ट हो जाएगा क्या? आज भी धरना पे बैठे हैं स्मार्ट मीटर के लिए लोग, कि किस तरह से उनका प्रीपेड मीटर लगता है और किस तरह से बिल बढ़ता है। सरकार का आम आवाम से कोई लेना देना नहीं है। उनको यह एक कलेक्शन वाली सरकार है जो डेली कलेक्शन पे चलती है। आप देखते होंगे हर चौराहे पे जाम की समस्या है, केवल पटना सिटी ही नहीं, लेकिन उस जाम को छुड़ाने के लिए ट्रेंड ट्रैफिक पुलिस मौजूद नहीं है भी तो वो इतना ट्रेंड नहीं है कि फटाफट जाम को छुड़वा सकें। उसमें वो हर समय विफल हैं। लेकिन अगर आपके कंधे पर से सरक गया बेल्ट, तो उसको देखने के लिए वो हैं और वो हर हाल में कलेक्शन चाहते हैं। सरकार ने जिम्मेदारी दे रखी है, ऐसा लगता है प्रत्येक थाने को कितना कलेक्शन करके उसको देना है। तो ये डेली कलेक्शन की सरकार बन के रह गई है। हेलमेट युवा लोग नहीं पहनते हैं। सड़क पर 10 की रफ्तार में दौड़ रही मोटरसाइकिल पर हेलमेट पहन के चलना भी कितना मुश्किल होता होगा, लेकिन शहर के अंदर ही उनको रोक कर उनसे कलेक्शन करना कितना आसान होता होगा, ये सोचिए। हाईवे पे तो रोका जाए तो समझ में आता है, जहाँ 40 से ज़्यादा स्पीड में चलाई जा सकती है गाड़ियाँ, लेकिन 10-20 पर जब आम चौराहे पर चल रही होगी गाड़ियाँ, उस समय भी आप हेलमेट के लिए इस तरह से मजबूर करते हैं, पीछे बैठे सवारी को भी मजबूर करते हैं और नहीं तो उससे कलेक्शन करते हैं। तो ये इसका साफ मतलब है कि मंशा ये नहीं है कि उनकी सुरक्षा हो, मंशा ये है कि उन्हें पकड़ कर कलेक्ट किया जा सके पैसा ज़्यादा से ज़्यादा। सर, जहाँ एक और सरकार कह रही है स्मार्ट सिटी बनाएंगे, दूसरी ओर से पटना नगर निगम आज हड़ताल पे है, कूड़े का अंबाड़ है पटना नगर निगम, कोई ध्यान नहीं है सरकार का। जनता आज भी वही स्थितियों से रूबरू हो रही है। नगर निगम का हाल हर जगह वैसे ही है। आप देखेंगे, गौर करेंगे तो समझेंगे इस नगर निगम के हाल के लिए कौन जिम्मेवार है। कहीं भी अस्थायी रूप से उनका जो एग्जीक्यूटिव अफसर है वो नहीं है मौजूद, वो लगातार नहीं रहता है। उसकी बहाली किस तरह से होती है, कौन करता है बहाली, और फिर वो किस तरह से एग्जीक्यूट करेंगे। सब जगह चुने हुए पार्षद हैं, सब जगह काम उनके माध्यम से हो जाना चाहिए, फिर क्यों नहीं हो पाता है? हर नगर निगम में अफसर और नगर निगम के पार्षदों और मेयर की लड़ाई होती है। क्यों होती है? सरकार के आँख के नीचे ये होता है, नज़र के नीचे होता है। क्यों उसको रोकने का प्रयास नहीं किया जाता? क्यों वो ये नहीं सोचते कि हाँ, नगर निगम को संचालित करना इनका और उनका दोनों का धर्म है, दोनों का फ़र्ज़ है, दोनों को मिलाकर बैठाकर बात कराकर चलाया जाए। जाहिर है कि एक व्यक्ति सरकार के लिए काम कर रहा होता है और दूसरा व्यक्ति जनता के लिए काम कर रहा होता है। तो जनता के लिए काम कर रहे व्यक्ति से सरकार का कोई लेना देना नहीं होता है। अगर लेना देना होता, आम जनता के समस्याओं से लेना देना होता, तो ये समस्याएं कहीं उभर कर सामने नहीं आती, और आती तो उसका तुरंत ही समाधान निकाला जाना चाहिए था और निकाला जाता रहता। लेकिन ऐसा नहीं होता है। बड़े बड़े घोटाले इसकी ही आड़ में किए जाते हैं। तो बिहार से हटके तो एक सवाल है सर कि आप चूँकि बिहार के भी कद्दावर नेता हैं सर, रामविलास पासवान की पहली बरसी मनाई गई और लोजपा में टूट की स्थिति देखी जा रही है। चिराग गुट अलग है और पारस जी का गुट अलग है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, वो उनकी पार्टी का मामला है, उस पर हमारा कुछ भी टिप्पणी करना उचित नहीं है। लेकिन कहीं भी गुट होता है, गुट होना बुराई नहीं है। उनकी मंशा क्या है ये देखना चाहिए। उनकी मंशा अगर जनता की सेवा है तो गुट कितना भी हो, अंततः वो जनता के हित में ही काम कर रही होगी। ऐसी खबरें आ रही के हित में काम करेगी वही रामविलास जी की पार्टी होगी। ऐसी खबरें आ रही हैं कि चिराग हो सके आरजेडी के साथ गठबंधन कर ले या फिर कांग्रेस के साथ आ जाए। अब ये भविष्य के गर्म है, इस पर ऊपर वाले हमारे नेता फैसला करते रहेंगे, करेंगे। और हम लोग सिर्फ इतना ही चाहेंगे कि चिराग पासवान भविष्य के नेता हैं और मेहनतकश नेता हैं, और युवा ताकतों को उभर कर आने की आवश्यकता है, आगे आने की आवश्यकता है। यह बताने की आवश्यकता है कि समाज की सेवा किस तरह से की जा सकती है। अपने गृह क्षेत्र भागलपुर से लेकर पटना साहिब तक अपने राशन बांटा, तमाम लोगों को दुख दर्द में सहायता है सर, क्या कहेंगे? मेरा और कोई काम ही नहीं। मैंने पहले ही कहा कि उद्देश्य ज़िंदगी का अगर सेवा हो
तो वो सेवा करने के लिए तो आप कोई भी रास्ता अख्तियार कर सकते हैं, जिस भी रास्ते से चाहे कर सकते हैं। हम रोटरी के माध्यम से भी करते हैं, कांग्रेस के माध्यम से हमेशा करते रहे हैं। हम जहाँ भी होता है, जिस भी हाल में होता है, पान होता है तो पान नहीं तो पान के डंटी से भी सेवा करते हैं। कोशिश यही रहता है कि हम सेवा करें। यूपी में विधानसभा चुनाव है, कांग्रेस भी पूरी तरह से कमर मजबूत करके मैदान में जा रही है, तो क्या लगता है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में यूपी फतह हो पाएगी कांग्रेस की? यूपी पूरी तरह से प्रियंका गांधी खुद से देख रही हैं, वहाँ की प्रभारी आदरणीय प्रियंका गांधी जी हैं, और राहुल जी के नेतृत्व पर कोई सवाल ही नहीं है। आप राहुल जी का नेतृत्व इस तरह से प्रखर है कि आप सोच सकते हैं कि हर बात पर बीजेपी को सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी का नाम लेना पड़ता है। उनके ऊपर कितनी पूंजी लगाई गई है, उनके छवि को बिगाड़ने के लिए कितनी पूंजी लगाई गई है, मिमिक्री बनाने के लिए कितनी पूंजी लगाई गई है, इसका अंदाज़ा केवल आप कर लें तो आपको महसूस होगा कि राहुल गांधी जी की छवि क्या है। और राहुल गांधी जी एकमात्र बेबाक और निडर और निर्भीक नेता हैं जो कहते हैं पूरे देश से कि डरो मत, हम हैं। ऐसा कहने वाला कितना नेता मिलता है? और आम आवाम के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले हैं, सत्य पर चलने वाले हैं, और सत्य के सिवा उनके पास और कोई ताकत नहीं है, और सत्य की ताकत सबसे बड़ी ताकत है। आप यकीन मानिए कि राहुल गांधी को जब आप नज़दीक से देखेंगे, जानेंगे, जो ये लोग जानने देना नहीं चाहते हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माध्यम से, चाहे फेसबुक पर स्टोरी चलाकर, तरह तरह की कहानियाँ गढ़ कर, जबकि उससे कई बार कई लाख गुना गलत बातें बोलते रहते हैं। मोदी जी कहते हैं कि तक्षशिला, बिहार में ही आए थे, गया में कहते तक्षशिला यहाँ है, तक्षशिला पाकिस्तान में है। उनके प्रधानमंत्री के मुंह से निकला था। विदेश गए थे, वहाँ उन्होंने कह दिया कि 600 करोड़ जनता ने हमें चुना है। क्या मतलब होता है इसका? कोई प्रधानमंत्री ऐसा भाषण कर सकता है क्या? कोई प्रधानमंत्री इस तरह की उलूल जुलूल बातें उसके मुंह से निकल सकती है क्या? तो संवेदन शून्य लोगों के सामने राहुल गांधी बहुत बड़ी चुनौती हैं, और वो जानते हैं कि ये आवाम के दिलों को छूने वाले लोग हैं, या आवाम के हित में काम करने वाले लोग हैं। जनता उनको चुनती इसलिए है कि वो उनके लिए काम करे, लेकिन आज जो चुन कर गए हैं वो जनता के लिए काम नहीं कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी जनता के हित के बारे में सोच रहे हैं और दिन रात सोच रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ प्रवीण सिंह कुशवाहा, जो कि बेबाकी से अपनी बातों को रख रहे थे, और उन्होंने साफ कहा कि सेवा भाव से ही हम काम करें, ना कि राजनीति करना है। हमें राजनीति करना नहीं है, हमें सेवा, जनता की सेवा करनी है, चाहे वो कोरोना काल में हो या फिर किसी माध्यम से हो। साथ ही साथ उन्होंने चिराग पासवान पे ही कहा कि अगर वो आना चाहते तो कांग्रेस में आ सकते हैं, आला कमान तय करेगी। अपने सहयोगी के साथ मैं अमित कत्रीश्वर, भारत न्यूज पटना। गोल्ड ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी, प्लैटिनम ज्वेलरी, सिल्वर और स्टोन्स की एक संपूर्ण रेंज। जगमोहन लाल शिवरतन लाल ज्वेलर्स, पटना सिटी चौक, पटना। कुमार होम्स आए और एलसीडी टीवी, फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन और डाइनिंग टेबल जैसे ढेर सारे प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे सिर्फ कुमार होम्स, गुरु गोविंद सिंह पथ, चौक, पटना सिटी।